नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप हमारा आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य शिल्प में। आज हमारा तो अभी की पिछली क्लास को टेक्निकल गड़बड़ियों के कारण संभव नहीं हो पाई थी, तो इसलिए इस दोबारा से इस क्लास को रखा गया है। यदि अभी भी आवाज़ की समस्या बनी हुई हो तो कृपया कमेंट करके बताएं ताकि इस समस्या को सॉल्व किया जा सके। और यदि आवाज़ आ रही है तो कमेंट करके आप लोग बताएं ताकि हम क्लास को कंटिन्यू रख सकें। यदि कोई सदस्य ऑनलाइन वॉच कर रहे हो तो कृपया कमेंट करके बताएं क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, जो कि आज का हमारा विषय है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। क्या आखिर आज हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा है क्या, और कब से इस परंपरा का प्रारंभ हुआ, और किस किस पद्धतियों में इतिहास को लेखन किया जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। इस लेखन में कवियों और रचनाकारों के जीवन काल और कृतियों का व्यवस्थित ढंग से वर्णन किया जाता है। इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियों और दृष्टिकोणों का प्रयोग कर हिंदी साहित्य के विकास को समझने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों और विद्वानों का योगदान रहा है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को गहराई से समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेखनीय ग्रंथ भक्ति काल से ही देखने मिलने लगते हैं, जैसे गोकुलनाथ कृत 84, वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। इन दोनों ग्रंथ के रचनाकार गोकुलनाथ जी थे। इन दोनों ग्रंथों को हाईलाइट कर देते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता और नावादास कृत भक्तमाल। तो ये सभी ग्रंथ क्या भक्ति काल में लिखे गए थे, और इनमें केवल कवियों का विवरण अकेला किया हुआ था, उनकी रचनाओं का कोई वर्णन नहीं किया गया था। इसलिए इन्हें हमें ना इतिहास ग्रंथ नहीं मान सकते हैं। केवल इन्हें कवियों का वर्णन माना जा सकता है, लेकिन इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता है। ये हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगली स्क्रीन पे आते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का विकास। आखिर हिंदी साहित्य में इतिहास में जो लेखन का प्रयास किया गया, उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और क्या क्या अन्य प्रयास हुए इस लेखन की दृष्टि से, हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक प्रयासों की। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ गासा द तासी के इस्तेवादाला लिटरेचर एंडो ये हिंदुस्तानी से माना जाता है। यानी इस रचना को हम प्रारंभिक प्रयास मान सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लिखने का प्रारंभिक प्रयास गासा द तासी ने किया। इसके बाद आते हैं विकास और विविधता। इसके बाद अनेक विद्वानों ने इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें से अन्य महत्वपूर्ण नाम माने जाते हैं शिवसिंह सेंगर, विश्वबंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सभी नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई है। इसका हम आते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल के प्रमुख इतिहासकारों की हम बात करते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह का नाम प्रमुखता से आता है। और आते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां, कि आखिर किन किन पद्धतियों में हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन किया जाता है। हिंदी साहित्य लेखन के कौन कौन सी पद्धतियां प्रतिष्ठित हैं।
तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण 4 पद्धतियाँ मानी जाती हैं: वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विदेहवादी पद्धति। इसमें इस पद्धति में रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम के आधार पर किया जाता है। प्रथम नाम का मतलब यानी कि इनको हम अल्फाबेटिकल रूप से इनको अल्फाबेटिकल या वर्णानुक्रम रूप में जमाया जाता है। यह पद्धति इतिहास लेखन की दृष्टि से असंगत मानी जाती है क्योंकि ये शब्दकोश लेखन की तरह होती है। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए 3 कवियों के नाम हम उदाहरण के रूप में लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह। अब इन तीनों को यदि हम इस क्रम वर्णानुक्रम में जमाते हैं तो हो सकता है इनका समय अलग-अलग हो, रचना काल भी इनका अलग-अलग रहा हो, लेकिन यदि इन्हें वर्णानुक्रम में जमाया जाएगा तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? केदारनाथ सिंह का नाम आएगा। इसके बाद चिंतामणि का नाम आएगा और उसके बाद आएगा तुलसीदास जी का नाम आएगा। तो मतलब इस प्रकार देखा जाए तो शब्दनाथ केदारनाथ सबसे सेना बाद के कवि होने के बाद भी नाम उनका सबसे पहले आ रहा है। इसी प्रकार तुलसीदास सबसे प्राचीन कवि होने के बाद भी इनका नाम बहुत बाद में आ रहा है ना। इसलिए मतलब इस विधि को ना उचित नहीं माना जाता है। और गासा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। इसके बाद आता है कालानुक्रम पद्धति। इस पर हम बात करते हैं, कालानुक्रम पद्धति की बात करते हैं। पद्धति में रचनाकारों का विवरण उनके काल या समय के क्रम से दिया जाता है। यह पद्धति भी इतिहास लेखन की दृष्टि से अधूरी मानी जाती है क्योंकि यह भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कविवृत्त संग्रह मात्र होती है। जॉर्ज ग्यसन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। ग्यसन के में विधेयवादी पद्धति के कुछ स्रोत आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि इतिहासकार ने किस पद्धति का प्रयोग इतिहास लेखन में किया हुआ है। तो इनसे एक प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। जैसे हम बात करते हैं कि गासादा तासी और शिव सिंह सेंगा इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। इसी प्रकार जॉर्ज ग्यसन और मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। हमारी जो अगली पद्धति आती है वो आती है वैज्ञानिक पद्धति। में ना ग्रंथ का निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन का ही नहीं बल्कि उसकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। इस पद्धति को भी हम सही नहीं मान सकते हैं। इसका सबसे अंत में आती है आपकी देहवादी पद्धति। पद्धति में ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। ये पद्धति इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट और विकसित पद्धति मानी जाती है। यानी इसको हम सबसे महत्वपूर्ण पद्धति या सबसे अच्छी या सबसे स्पष्ट पद्धति हम इसको मान सकते हैं। फ्रेंच विद्वान टेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में व्यवस्थापित किया। यानी कि हम बात करें, फ्रेंच विद्वान थे टेन, उन्होंने इस पद्धति को मतलब स्थापित किया। इन्होंने इसके 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है। 3 शब्द कौन-कौन से हैं? जाति, वातावरण और क्षण विशेष।
इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति परंपराएं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण और सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषक आवश्यक है। हिंदी में सर्वप्रथम मिश्र रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि हिंदी में सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इस पद्धति का प्रयोग किया गया था। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद भी अनेक विद्वानों ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया हुआ है, जिसमें कि रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि साहित्यकारों के नाम आते हैं। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख विद्वान, यानी कि ऐसे प्रमुख विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों की रचना की है, हम उनकी यहाँ पे शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आता है गासा द तासी। इस पर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी। चार विद्वानों का नाम प्रमुख रूप से माना जाता है। एक बार मैं फिर से नाम बोल देता हूँ: गासा तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये हम चर्चा कर लेते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, यानी कि हिंदी साहित्य में अभी तक किन किन प्रमुख इतिहास ग्रंथों की रचना की गई है। सबसे पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है दाला द्वितीय द इंडोये हिंदुस्तानी। इसको गासा द तासी के द्वारा लिखा गया था। एक महत्वपूर्ण मतलब ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो प्रयास किया गया था इतिहास लेखन का, वो गासा द तासी के द्वारा ही किया गया था। तो इस ग्रंथ को दो भागों में प्रकाशित किया गया। पहला भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में इसको प्रकाशित किया गया। जो दूसरा संस्करण था उस वो 1871 में आया था। इसमें इसके तीन हिस्से कर दिए गए थे। तो इसको तीन 1871 में इसको तीन खंडों में विभक्त किया गया था। प्रथम भाग को दो भागों में प्रकाशित किया गया था, 1839 1847 को, और द्वितीय भाग को 1871 में प्रकाशित किया गया था। इसमें सन महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। देखिए, ये सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ था वो इसे हिंदी भाषा में न लिखकर फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसमें एंदोई का अर्थ होता है हिंदुस्तानी, होती हिंदी का था। और हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी या उर्दू के लिए इसका मतलब आता है। बात करते हैं इसके ग्रंथ में क्या वर्णन किया गया था, उसके विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का वर्णन किया गया था। इसमें हिंदी के भी कवि थे और उर्दू के कवि भी शामिल थे, क्योंकि एंदोई हिंदुई का मतलब हिंदी था और हिंदुस्तानी का मतलब था उर्दू। इसमें हिंदी और उर्दू दोनों भाषा के कवि शामिल किए गए थे। तो इसमें उर्दू के कवियों की संख्या अधिक थी। हिंदी के केवल 72 कवि शामिल थे। बाकी आप 738 में से आप माइनस कर सकते हैं 72 को, तो बाकी कवि उर्दू के शामिल थे। इसका अब आता है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था। इसके बारे में आता है कि इसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें काल विभाजन का और नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई
साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 में कराया था। किसके द्वारा कराया गया था? लक्ष्मी साराभाई बार्शी के द्वारा कराया गया था। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है ना, इसको बिल्कुल आप लोग याद रखें। ये हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं अगले, हमारा जो अगला इतिहास ग्रंथ है संग्रह है। इसे कौन, भाषा काव्य संग्रह को महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। 1873 ईस्वी में लिखा गया था। तो हम इसकी प्रमुख विशेषता की चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी विशेषता बनती है कि यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य संबंधी ग्रंथ है। अभी तक जितने भी ग्रंथ ग्रंथ किस पे लेंगे, गलत लिखी है, थोड़ा सही कर लें इसको। इससे पहले जो भी ग्रंथ लिखे गए थे या तो फ्रांसीसी भाषा में लिखे गए थे या फिर उर्दू भाषा में लिखे गए थे, लेकिन भाषा काव्य संग्रह ऐसा प्रथम ग्रंथ था जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया था और यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। आता है शिव सिंह सरोज। हमारे अगले ग्रंथ की हम चर्चा कर लेते हैं, है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जैसा नाम से स्पष्ट है कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। इसकी अन्य विशेषताओं की हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले 1000 से ज्यादा, मतलब संख्या भी दी हुई, एग्जैक्ट 1003 कवियों का विवरण किया था ना। और इसके बाद जितने भी ना अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, इतिहास ग्रंथ, उनके लिए ना आधार ग्रंथ का काम शिव सिंह सेंगर सरोज ने किया है। नहीं कि बाकी सभी जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज को आधार बनाकर ही लिखे गए हैं। तो कवियों की संख्या विशेष याद रखना है आपको कि इसके ना 1003 कवियों की संख्या थी। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने मिलते हैं और उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय मिलता है। यानी कि पूर्वार्ध में कवियों की रचनाओं के नमूने दिए गए हैं और उत्तरार्ध में कवियों का जीवन परिचय देखने को मिलता है। तो प्रश्न बन सकता है इससे भी कि पूर्वार्ध में किसका वर्णन किया गया था और कवियों की रचनाओं का वर्णन किया गया है और उत्तरार्ध में उनका जीवन परिचय बताया गया है 1003 कवियों का। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है, काल विभाजन एवं नामकरण का इसमें भी प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, काल विभाजन और नामकरण का यहाँ भी कोई प्रयास नहीं किया गया। और इस ग्रंथ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रतिष्ठान बिंदु कहा जाता है ना। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक ऐसा प्रश्न पेपर में देखने को बिल्कुल मिल सकता है कि किस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रतिष्ठान बिंदु कहा जाता है, तो इसका उत्तर आएगा शिव सिंह सरोज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला ग्रंथ साहित्य ग्रंथ आता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये भी एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और जैसा कि सभी को इसके नॉलेज है कि इसकी ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है, जायद गियर्सन के द्वारा सन 1888 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं और कुछ प्रमुख तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। सही है, तो में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को ही माना जाता है ना। ठीक है, विशेषता थी कि इसे सही आयतों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ, सर्वप्रथम हिंदी भाषा साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित किया गया और उसमें हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से अलग किया गया। यानी इसको संस्कृत, पाली, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू दोनों से ही हिंदी को अलग करके बताया है ना, अलग से वर्णन किया गया है इसमें। और इसकी एक और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आती है कि इसमें पहली बार कवियों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया और उनकी प्रवृत्तियों को रिकॉर्डेड किया गया था। कि प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी इतिहास ग्रंथ है जिसमें सबसे प्रथम बार काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया कवियों को, तो यह रहेगा हमारा
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है और हर अध्याय का पृथक से नामकरण भी इनके द्वारा किया गया है। आवाज सही आ रहा है तो कमेंट करके बताएं। नहीं पता चल रहा है आप लोगों को आवाज नहीं आ रही हो और मैं ही मतलब क्लास लेते चले जा रहे हैं और आवाज ही ना आ रही हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। अब इसी ग्रंथ की कुछ और विशेषताएं रह चुकी थी जो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है ना। ठीक है। इसमें द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में 952 कवियों को शामिल किया गया है जिनमें से 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। यानी कि इनमें से जो 886 कवियों का वर्णन किया गया है वो शिव सिंह सरोज से ही उठाए गए हैं। जॉर्ज गैरसन ने ही सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में आता रहता है। बिल्कुल परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था। भक्ति काल को स्वर्ण युग जॉर्ज गैरसन ने ही कहा था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने इसका हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 में प्रकाशित कराया और हिंदी साहित्य इतिहास में एक ग्रंथ नींव का पत्थर माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास में ग्रंथ को नींव का पत्थर माना जाता है। हमारा अगला इतिहास ग्रंथ आता है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो कि मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया था। और मिश्र बंधु कौन थे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिश्र बंधु थे कौन। तो मिश्र बंधु तीन भाई थे। इन तीनों के नाम पूछे जा सकते हैं। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीन भाइयों को संयुक्त रूप से मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। इसमें 4,591 मतलब शॉर्ट में कहा जाता है कि लगभग 5,000 कवियों को शामिल किया गया था। इनकी एग्जैक्ट संख्या आती है 4,591 कवियों की संख्या को हम याद रखना है। इसमें 4,591 कवियों को शामिल किया गया था। ग्यसन यद्यपि काल विभाजन और नामकरण कर चुके थे किंतु उनकी व्यवस्थित रूप से किसको जाता है मिस बंधु को जाता है। उन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया गया जो कि हम अगले आगामी क्लास में पढ़ेंगे। किसने किस काल को कितने भागों में विभाजित किया ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको। अब आता है हिंदी साहित्य का अन्य पन्ना तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी। ये किसके द्वारा लिखा गया मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया है ग्रंथ। कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1,004 कवियों का वर्णन मिलता है जिनमें से 62 कवि ही हिंदी से संबंधित हैं बाकी शेष उर्दू से संबंधित हैं। इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया किंतु नामकरण नहीं किया गया। इसको तबस्सुर भी कहा जाता है। अगला इतिहास ग्रंथ आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। थोड़ी सी हम चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कर लेते हैं। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा है। यानी वो आचार्य शुक्ल जी अपने से पहले जो भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे उन्हें वो इतिहास ग्रंथ ही नहीं मानते। उनका कहना था कि जो भी लिखे गए थे वो इतिहास ग्रंथ न होकर मात्र क्या है कवि वृत्त संग्रह है जिनमें कवियों के बारे में डिटेल दी गई है बस।
तो इनके अनुसार शिव सिंह सरोज को क्या माना जाता है? कवि विरत संग्रह माना जाता है। शिव सिंह सरोज को क्या नाम दिया आचार्य शुक्ल जी ने? कवि विरत संग्रह। और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि ग्यसन द्वारा लिखा गया था, इनको उन्होंने नाम दिया कवि विरत संग्रह ना। ठीक है, बड़ा शब्द यहाँ पर लिखना थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। बड़ा कवि विरत संग्रह। और तीसरा आता है मिश्र बंधु विनोद, इन्होंने कहा था बड़ा भारी या प्रकांड कवि विरत संग्रह। इसके बाद हम बात करते हैं नामकरण का आधार की आकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास के जो जिस भागों में बांटा था उसका नामकरण किस आधार पर किया गया? काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष वस्तुओं की पेचुता और उनके स्वरूप के अनुसार ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, ये सबसे महत्वपूर्ण देखा जाता है कि जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे उनके आधार पर ही नामकरण किया गया। किसी उनका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आता है कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूरा व उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किन 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 सामग्रियों का सहयोग से निम्न ग्रंथों की रचना की है? तो उनका नाम आता है कविता कौमुदी आता है राम नरेश त्रिपाठी, ब्रज माधु ईसार वियोगी हरि, हिंदी कोविद रत्नबाला बाबू श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने जो रीति काल के जो प्रसंग उठाए हैं वो लगभग लगभग उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से उठाए हैं। इसके अलावा अन्य तीन रचनाओं का भी प्रयोग लेखन में किया है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ब्रज माधु ईसार वियोगी हरि, हिंदी कोविद रत्नबाला बाबू श्याम सुंदर दास, उनमें से बंधु विनोद रीतिकाल। अब आते हैं, बात करते हैं कि इतिहास ग्रंथ की चर्चा कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास में सबसे पहले आता है ना रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है 1929 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। सन आपको विशेष रूप से सभी रचनाओं का याद रखना है, सन से संबंधित प्रश्न पेपर में पूछे जाते रहते हैं, तो इसमें बताने की अलग से आवश्यकता नहीं है। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम दिया गया था। इससे संबंधित प्रश्न भी पेपर में आ चुका है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णन किया गया है और इसमें रचनाकारों की इतिवृत्ति के बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट पर अधिक बल दिया गया है। दो बार स्लाइड हुई। तो यहाँ बढ़ते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है 1938 ईस्वी में। इसमें सिर्फ आदिकाल और भक्ति काल तक की अवधि को स्थान मिला है, इसके आगे वो नहीं लिख पाए। तो इसमें केवल कौन कौन सा वर्णन मिलता है? केवल आदिकाल और भक्ति काल। 93 से लेकर 1693 ईस्वी तक का इन्होंने वर्णन किया हुआ है। निर्गुण गिराने शाखा को संत काव्य का नाम दिया इन्होंने और निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य का नाम दिया। इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधि काल नाम से प्रस्तुत किया गया। इसी कारण से आदिकाल को वर्मा जी ने संधि काल और चारण काल कहा था। अब आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा तीन मतलब वैसे तो स्वतंत्र रूप से कोई भी इतिहास ग्रंथ की रचना इनके द्वारा नहीं की गई थी, लेकिन इनके द्वारा फिर भी तीन पुस्तकों लिखी गई थी जिन्हें हिंदी साहित्य इतिहास में गिनती इनकी की जाती है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी थी इन्होंने, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था। आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया। संपूर्ण इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, प्रारंभिक काल, काल और आधुनिक काल। पर आते हैं हम हिंदी साहित्य अन्य ग्रंथ की बात करते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा 1986 में इस ग्रंथ को लिखा गया। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय है। इसके विशिष्ट इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण आता है कि इस ग्रंथ के लिए क्या व्यास पुरस्कार प्राप्त हुआ है, हमको याद रखना है। और हम चर्चा कर लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथों की अभी रचना और बस है ना। रचना का नाम है हिंदी कोविल रत्नबाला, बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई थी। इसका प्रकाशन दो भागों में हुआ, 1909 में 1914 में। हिंदी साहित्य विमर्श पदमलाल पन्नालाल बख्शी 1923। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रताप मिश्र 1960। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह 1996। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास डॉक्टर लीलाव 2004। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीजा माधव 2012। हिंदी साहित्य का इतिहास हेमंत कुकरेती 2015। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 1939। राजस्थानी साहित्य से संबंधित जहाँ भी नाम आते हैं वहां पर डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का नाम प्रमुख रूप से आता है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी 1985। हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा 1933। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय 1937। हिंदी साहित्य मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान 1939 और साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981। तो यह आज की हमारी पहली क्लास थी। आज क्या सुबह पहली क्लास लाइव थी तो बहुत सारी टेक्निकल समस्याएं थी। इसका अंश है कुछ क्लासों में आवाज नहीं आने की समस्या बनी रही, तो कुछ क्लासों में ऑडियो नहीं आया, तो किसी में वीडियो की समस्या आई, तो हो सकता है अगली क्लास से इनको ना सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो क्लास में बने रहने के लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें भी हिंदी भाषा से संबंधित जानकारी मिल सके। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।